नमस्कार बच्चों, आज का हमारा विषय है हिंदी। ठीक है, तो हमने इससे पहले वाले क्लास में पहले वाले कक्षा में पाठ 2 दादी माँ आधा रीड किया था, आधा पढ़ा था, आधा समझा था। तो आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे, उसे हम आज पूरा करेंगे, है ना। तो आप लोग अपनी हिंदी की पुस्तक निकालिए, पाठ 2 दादी माँ। हम उसे पूरा आज हम उसे कंप्लीट करते हैं। जो पैराग्राफ मैंने छोड़ा है वहाँ से आज हम फिर से हिंदी पाठ को पढ़ते हैं। तो चलिए मेरे साथ पढ़ते हैं पाठ 2 दादी माँ। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने दादी माँ पैराग्राफ यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मैं पढ़ती हूँ। दूंगी मालकिन, माँ रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। तो जो रामी की चाची रहती है वो क्या करती है, पैसे ली रहती है दादी से, तो बोलती है कि मैं दूंगी मालकिन पैसे, ऐसे करके उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है, उससे कुछ समय मांगती है। बिटिया की शादी है और वो बताती है कि मेरी बेटी की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निरस्तार कैसे होगा। तो वो दादी को बोलती है, आपके बगैर मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, जब तक आप मेरी मदद नहीं करोगी तो मेरी बेटी की शादी कैसी होगी। हट हट, ये शब्द दादी बोलती हैं। अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। तो वो उस जमाने में छुआछूत बहुत मानते थे, है ना। तो इसलिए दादी माँ पीछे हट जाती है क्योंकि वो नहा के आई हुई रहती है। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। तो ये जाने दो दादी जो है वो क्या कर लेखक बोलता है अपनी दादी को, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तो वो लेखक जो है वो उस रामी की चाची की हेल्प के लिए, मदद के लिए बोलता है कि दे देगी वो पैसा। चल चल, चला है समझाने। ये शब्द दादी बोल रही है लेखक को। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। तो एक दिन रामी की चाची को वो देखता है कि वो दादी को आशीर्वाद दे रही है, पूतो फलो दूधो नहाओ। मैंने पूछा क्या बात है। फिर वो रामी की चाची से पूछता है, धन्नो चाची, उसने विहल होकर बोला। तो वो जो रामी की चाची है उसका नाम होता है धन्नो। तो वो धन्नो से पूछता है कि क्या बात है। तो उसने बहुत खुश होकर बोला, उरिन हो गई बेटी, मतलब धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। तो ये जो मालकिन है वो दादी है। तो रामी की चाची बोलती है, मैं तो धन्य हो गई और भगवान भला करे दादी का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। तो जो दादी जो है वो आती हैं, उसके बाद उनका जो पिछला जो भी पैसा रहता है उसको माफ़ कर देती है और बोलती है कि ये 10 रुपये रख, तेरी जैसी बेटी है, मतलब अपनी उसकी बेटी को, धन्नो की बेटी को अपनी बेटी मानकर 10 का नोट देकर जाती है। और ये भी बोलकर जाती है कि अगर ज़रूरत पड़ता है तो ले लेना, है ना, बेटी की शादी है, उसमें कोई कमी ना आए। उस रोज़ बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा तो लेखक बोलता है, उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी दादी। तो धन्नो जो है वो बोलती है, रामी की चाची है वो बोलती है, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। मतलब अब वो बड़े लोगों की आदत होती है कि रुपए देते हैं तो डांटेंगे ही जरूर, है ना। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। तो ये संगीत, शादी विवाह के टाइम पे लेडीज़ जो है संगीत करती हैं, नाचती हैं, गाती हैं। पहले ज़माने में रात भर काम करते हुए रात को जागते थे और लेडीज़ जो है वो बहुत इंजॉय और मज़ा करते थे। तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि उस समय लोग अभिनय भी करते थे एक दूसरे के साथ और बहुत हंसी मजाक। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। लेखक जो था वो बीमार था तो वो बारात में नहीं जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की तो उसका जो ममेरा भाई है वो भी बारात
के टाइम पर नहीं पहुंच पाता है, इसलिए वो क्या करता है, दलान में सो रहा था। तो उसे लेडीज़ देख लेती हैं, जो संगीत करते रहती हैं, नाचते रहती हैं, गाते रहती है, वो लेडीज़ देख लेती हैं। तो उस पर आपत्ति करती है कि यहाँ पर एक जेंट्स एक आदमी क्यों है ना। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के माने बच्चे से क्या पर्दा, लड़का अपना बेटा है उससे क्या पर्दा। लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है, मतलब बच्चे जो होते हैं वो भगवान के समान होते हैं, तो बच्चों से हमें किस बात का पर्दा। भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। तो जहाँ संगीत हो रहा था वहीं पर दादी माँ ने लेखक को भी सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। लेखक जो है वो लेडीज़ लोगों के, महिलाओं की जो अभिनय है, नाच है, गाना है, उसको देखकर बहुत हंस रहा था। सोचा कहीं ज़ोर से हंस दूँ, भेद खुल जाए। तो वो इस बात से डर रहा था और चुपके चुपके हंस रहा था कि अगर वो हंस देगा तो सबको पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक लड़का और भी है, तो निकाल बाहर किया जाऊँगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भांडा फोड़ हो गया। तो उसकी जो लेखक की जो भाभी रहती है वो आखिर ऐसा कुछ करती है जिसके कारण वो हंस ही पड़ता है, और हंसने की आवाज़ सुनते हैं लोग, जो महिलाएं हैं वो आवाज़ सुनते हैं और उसका भांडा फूट। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध पिला दूँ। हाथापाई शुरू हो गई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। तो उसको सोया हुआ देखकर देबू की जो माँ है वो चादर खींचती है और उसको मतलब डांट डपट करने लगती हैं। तो उतने में दादी को गुस्सा आ जाता है, तो फिर वो बोलती हैं कि ऐसे क्यों कर रही हो। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी, मैं वहाँ से भागा और दादी माँ के पास जाकर खड़ा हुआ। तो दूसरे दिन वो देखती हैं और बोलती है कि अरे ये तो कल वाला बच्चा है। तो वो क्या करता है, दौड़कर अपनी दादी के आंचल में छुप जाता है। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं तो अभयदान मिल जाता है। तो ऐसा अक्सर होता है, हम कोई गलती करते हैं और अपने दादा दादी के पीछे जाकर जब छुप जाते हैं तो हम उस अपराध से बच जाते हैं, मार खाने से, डांट खाने से बच जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर लेखक के साथ भी होता है। स्नेह और माता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात और आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है। तो दादी पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। तो अपने घर के एक किसी कोने वाले घर में जाकर वो उसमें एक संदूक रहता है, उसमें वो दिया जलाकर हाथ जोड़कर बैठती हैं और शायद पुरानी बातों को या अपने पति को या लेखक के जो दादा रहते हैं उन्हें वो याद करते हुए रो पड़ती हैं। तो जो लेखक है वो इन सारी चीज़ों को देखते रहता है और फिर धीरे से कहता है, दादी माँ क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है। तो जैसे ही वो दादी माँ बोलता है तो दादी बोलती है, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है। दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी। मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आँखों की ओर देखा। तो ये लेखक बोलता है, क्या मैं एक बात पूछूं। तो दादी बोलती हैं, क्या है, पूछ। तुम रोती थी, क्या तुम रो रही थी। दादी माँ मुस्कुराई, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल। तो उसकी बातों को टालते हुए, उसकी बातों को काटते हुए वो बोलती है कि चल, तुमने खाना नहीं खाया है ना, तू खाना खाने चल। धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा, क्योंकि दादी माँ जो है वो गीली धोती पहनकर बैठी रहती है, इसलिए लेखक बोलता है कि दादी माँ धोती बदल लो, साड़ी बदल लो, है ना। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती। तो दादी जो है वो क्या बोल रही है लेखक की बात को सुनकर कि मुझे ना ठंड लगती है ना गर्मी लगती है। मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने
के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। तो वो लोग चिंता कर रहे थे रुपए पैसे के बारे में। उतने में ही वो चीज़ को वो देखते रहता है, जो लेखक जो है वो देखते रहता है कि उनके पिताजी जो हैं वो कुछ पैसों के लिए चिंतित हो रहे हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? तो ये दादी बोल रही है, रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। तो दादी माँ जो है वो लेखक के पिताजी की माथा को सहलाते हुए बोलती है कि मैं अभी हूँ। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। और कंगन निकालकर उनको देती है और बोलती है कि तुम्हारे दादा ने इसी मुसीबत के लिए शायद ये कंगन मुझे दिया था। उनका गला भर आया और कंगन देते देते वो थोड़ा सा भावुक हो उठी। मैंने इसे पहना नहीं है, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। पेज पलटेंगे। पेज नंबर 10। सचमुच मुझे दादी माँ साप भ्रष्ट देवी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा कि दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली आंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो लेखक जो है वो लेखक को एक पत्र मिला हुआ होता है जो उसके किशन ने भेजा रहता है, जिसमें दादी माँ के निधन की खबर होती है, मृत्यु की खबर होती है। उस पत्र को पढ़ते पढ़ते लेखक इस सारी सपनों की दुनिया में चला जाता है और दादी माँ के गुणों के बारे में, दादी माँ के काम के बारे में, दादी माँ के बारे में सोचने लगता है कि दादी माँ कैसी थी। दादी माँ बहुत दयालु थी। दादी माँ आगे सोचने वालों में से थी। जैसे कि बुजुर्ग, पहले के बुजुर्ग होते हैं कि आगे आने वाली विपदा के बारे में बहुत कुछ सोच लेते हैं, जान लेते हैं, भाप लेते हैं। दादी माँ को बीमारी का या बीमारियों के दवाइयों का बहुत जानकारी था। वो नस पकड़कर, चेहरा देखकर, माथा छूकर, पेट छूकर बीमारी को भाप लेती थी कि इनको क्या बीमारी है और लोगों की मदद करती थी, बहुत ही दयालु थी। तो वो सारी चीज़ों को लेखक जो है वो सोचने लगता है अपनी दादी माँ की मृत्यु की खबर को पढ़कर। ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पाठ 2 दादी माँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेखक की कहानी थी ये, लेखक की दादी माँ की कहानी थी, है ना। तो पाठ 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो बच्चों आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। ओके, यहाँ पर है प्रश्न अभ्यास कहानी से। ठीक है, लेखक को अब हम प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न अभ्यास देख रहे हैं कहानी से। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की किन किन बातों की याद आ जाती है, ये प्रश्न नंबर 2 है। तो आप लोग कहानी तो पढ़ चुके हैं, कहानी आप लोगों को समझ में आ ही गई है ना। तो जब वो दादी माँ की याद में चला जाता है तो वो क्या क्या सोचने लगता है कि जब वो बीमार था तो उसकी सेवा कैसी होती थी, वो दादी के पीछे कैसे छुप जाता था, दादी कैसे लोगों को डांटती थी। इस तरीके के सारी जो बातें हैं उनकी बचपन की जो याद है वो आ जाती थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, क्यों खराब हो गई, है ना। तो ये सारे जो प्रश्न हैं कहानी से और कहानी से आगे के प्रश्न के उत्तर जो हैं, अभ्यास जो हैं, मैं उनका PDF आपको सेंड करूँगी। ओके, तो आप लोग PDF भी चेक करेंगे। तो हमारा जो पाठ 2 है वो आज कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 को पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।